न्यूज नेशन डिजिटल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। चुनाव अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इस चिलचिलाती धूप में जो गली मोहल्लों तमाम चबूतरों पर चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि 7th फेज में वो सीटें हैं जिस पर सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे आप पंजाब की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, यहाँ पर कुछ ऐसी सीटें हैं जो लगातार चर्चाओं में है। और इन चर्चाओं की वजह क्या है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए 8 राज्य और 57 सीटों पर 7th फेज की ये वोटिंग होगी, जो कुल सीटों का 10% के लगभग जो है वो बनता है। तो इन 10% सीटों पे जब वोटिंग होगी तो क्या कुछ माहौल देश में है और कौन कौन सी सीटें हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वाराणसी, और वहां से उनके सामने है अजय राय, जो कि पहली बार तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जीत की उम्मीद फिर भी एक बार जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। 3 बार हार का स्वाद चख चुके हैं अजय राय, एक बार फिर से अब चुनावी मैदान में 2009 से वो कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस के प्रधान भी वो है और मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑपोजिट खड़े हैं। तो वाराणसी से जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि इंडी गठबंधन के सामने जो उनके उम्मीदवार है वो अजय राय है। अनुभव बहुत है, लेकिन जीत का अनुभव जो है वो कहीं ना कहीं सचिन को बहुत कम है। और देखिए, हमने इस चुनावों में ये भी देखा कि राम से लेके राशन और ईडी से लेके सीबीआई, ये वो अहम मुद्दे हैं जो लगातार चर्चाओं में रहे, जिसको लेकर विपक्ष भी एकजुट हुआ सिर्फ एक चेहरे को, एक पार्टी को हराने के लिए। और इसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी भी जो है वो सबके सामने जा रही है, ये बताने के लिए कि देखिए किस तरीके से सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये सारे विपक्ष जो हैं, जो टुकड़े में बटे हुए थे, आज वो एक साथ आ गए, क्योंकि सिर्फ उनको सत्ता चाहिए, सिर्फ उनको कुर्सी चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि वाराणसी वो सीट जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, हॉट सीट है, पीएम नरेंद्र मोदी वहां से तीसरी बार चुनावी मैदान में है। इससे पहले 2 सीट और रही है, फूलपुर और लखनऊ, जहां से देश के पीएम ने कई बार वहां पर चुनाव जो है वो लड़ा है। फूलपुर से मेरे ख्याल से पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से 5 बार वहां से चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन वाराणसी की अगर विशेष तौर पर बात करें तो वाराणसी में देखिए जो डेवलपमेंट हुआ है, हालांकि अभी तो आप गई भी थी मेरे ख्याल से, तो आपने वहां का डेवलपमेंट देखा भी होगा, लोगों से बात भी की होगी। वो डेवलपमेंट ये बता रहा है, वो विकास ये बता रहा है, वहां की विचारधारा ये बता रही है कि काशी के लोग जो है वो चाहते हैं कि आने वाला वक्त जो है और भी अच्छा हो, बनारस और भी विकास की राह पर आगे बढ़े। इसीलिए उनके माइंड में वो पर्सन है, वो इंसान है, वो नेता है जिनको चुनने वाले हैं, वो भी क्लियर हो चुका है मेरे ख्याल से। जाहिर तौर पर अगर काशी के बदले हुए स्वरूप की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र सचिन है, जिसे हम नहीं छोड़ सकते। और उसके बाद घाटों का बदला हुआ स्वरूप जो है, घाटों को जो नया स्वरूप प्रदान किया गया है, जिस तरीके से जो टूरिस्ट स्पॉट की अगर बात करें तो विश्व स्तर पर उस बनारस का नाम आज वाराणसी के तौर पर हर कोई देखता है, जो बाबा विश्वनाथ, बाबा काशी की नगरी जो है वो कही जाती है, बाबा विश्वनाथ की धरती कही जाती है। और जब जब वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वो जगह हमेशा खबरों में उसका रहना, और उस कॉरिडोर बनने के बाद एक विश्व स्तर पर लोगों का वहां पर पहुंचना। मैं जब वहां गई सचिन, तो आप ये देखिए इतनी गर्मी में भी वहां जो टूरिस्ट हैं वो बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं, और विदेशों तक से वहां पर जो है वो टूरिस्ट रुक करते हैं। तो ऐसे में उस वहां के लोगों का कहना यही है कि आपने उस जगह को यहाँ से उठाकर वहां पहुंचा दिया है, जहां विश्व स्तर पर अब उसकी बात होती है। हर कोई वहां आना चाहता है, उस बनारस को देखना चाहता है, वहां के घाट पर बैठकर चाय का स्वाद चखना चाहता है। वहां का माहौल जो है ना वो लोगों को बहुत ही अट्रैक्ट करता है। और ये तो हमने बात की विकास की, अब जरा वहां पर समीकरण की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की और 2022 विधानसभा चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का वो इलाका है जहां पर बीजेपी को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उन उम्मीदों पर जनता जो है वो खड़ी नहीं उतर पाई। इसका मतलब यह है कि बीजेपी को उतना वोट परसेंटेज जो है या फिर सीट जो है वो जनता ने नहीं दिया। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं वो जो 80 का टारगेट इस वक्त बीजेपी ने रखा है, उसे पाने के लिए खास तौर पर हमने देखा था किस तरीके से पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल को अपना गढ़ बनाने के लिए लगातार बीजेपी काम कर रही है। आपने देखा किस तरीके से कैंपेन जो है वहां पर चलाया गया, कई बार तमाम बड़े चेहरे मौके पर पहुंचे हुए हैं। चाहे आप सोनभद्र की बात कर लीजिए, चाहे आप गाजीपुर की बात कर लीजिए, चाहे आप गोरखपुर की बात कर लीजिए, ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर खासतौर पर बीजेपी की पकड़ और मजबूत हो, इसके लिए लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है। और उनके वही सहयोगी पार्टी भी लगातार वहां पर मेहनत जो है वो कर रहे हैं। ये तो हाई प्रोफाइल सीट की बात हो गई सचिन, लेकिन साथ ही साथ अगर रण की बात करें तो लास्ट फेज में जो अहम रण है वो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। बिल्कुल देखिए ज्यादातर सीटों पर अब वोटिंग जो है वो होने वाली है। एक तरफ विक्रमादित्य सिंह है, एक तरफ कंगना रनौत है, तो ये तमाम सीटें हैं। मंडी जो है वो लगातार हॉट सीट के रूप में, और क्योंकि वीवीआईपी कैंडिडेट्स वहां पर हैं तो हाई प्रोफाइल सीट है। और पंजाब की बात किए बगैर मैं रह नहीं सकती, क्योंकि मेरा गृह राज्य है।
तो देखिए पंजाब की स्थिति ये है कि 13 सीटों पर जो है वो वोटिंग होनी है और पिछले चुनाव की अगर बात की जाए तो 8 सीटों पर कांग्रेस थी और बाकी जो पार्टियां हैं 2 सीटें बीजेपी को, 2 सीटें श्रोमणी अकाली दल को, 1 सीट आम आदमी पार्टी को। तो ऐसे में पंजाब का जो समीकरण है वो इस बार जो है वो ड्रास्टिक चेंज जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो स्थिति है वो अब आम आदमी पार्टी के फेवर में ज्यादा वहां पर जाती हुई नजर आ रही है। अच्छा। पंजाब का जो समीकरण है वो ये आपको मैं बता दूं कि इस बार जो है वो एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी वहां से ज्यादा सीटें बटोरती हुई नजर आए, लेकिन कांग्रेस का जो काउंट रहा है उसमें आपको एकदम से ग्राफ जो है वो गिरता हुआ नजर आएगा। और बीजेपी के भी कुछ कुछ वहां पर इंप्रूवमेंट हो सकती है, श्रोमणी अकाली दल भी क्योंकि लगातार वहां पर जोर आजमाइश कर रहा है। ऐसे में देखना होगा कि कितना असर इसका होगा, लेकिन एक बात जो एक्सपर्ट्स तय बताते हैं वो ये कि काउंटिंग की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की सीटों की काउंटिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी जो आंकड़ा कांग्रेस के पास 8 का था वो 8 का नंबर अब आम आदमी पार्टी की झोली में जा सकता है, ऐसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। उसका रीजन ये भी है कि देखिए अलग अलग जगहों पर तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन पंजाब में अभी कोई फैसला नहीं हुआ और वो अभी भी वहां पर अलग अलग चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा और पब्लिक में देखिए नैरेटिव भी सेट होता है। सबसे बड़ी बात है कि इलेक्शंस में आप नैरेटिव जो सेट कर पाएंगे कि आखिर विपक्ष का उनकी विचारधारा क्या है, वो किस मुद्दे पर वोट जो है वो मांग रहे हैं, हम किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, वो अगर नैरेटिव आपने सेट करने में कामयाब हो गए तो जनता जो है वो आपको अपना प्यार देगी। अलग चलिए कुछ बात भी कर लेते हैं कि आखिर इस चुनावी समर में, इस बढ़ते तापमान में, इस चुनावी सरगर्मियों में आखिर चर्चाएं जो है वो किस बात की हो रही है, खास तौर पर चुनाव का तापमान जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। और पंजाब में कांग्रेस के जो वोट बैंक गिरने की बात है, अगर मैं बात करूं सीटों का नंबर गिरने की बात है, तो सबसे बड़ा उसमें एक अहम रोल प्ले कर रहा है कांग्रेस के जो बड़े चेहरे थे उनका पार्टी को छोड़कर चले जाना। चुनाव से ठीक पहले कई हमने दल बदलाव वहां पर देखे हैं। मोहित हमारे साथ है। मोहित, बहुत स्वागत है आपका। तो मैं आपसे भी ये समझना चाहूंगी कि किन किन सीटों पर इस बार नजर रहेगी और खासतौर पर 7वां वोटिंग जो है फाइनल राउंड ऑफ वोटिंग रहेगा, तो तमाम नेताओं की तरफ से हम देख रहे हैं कि पूरी जोर आजमाइश की गई है। सबसे पहले तो आपने इसके बारे में क्या कुछ अभी देखा है, रिसर्च किया है, क्या आपका माइंडसेट क्या है? ये बहुत अहम 5वां फेज 7वां फेज जो है पूर्वांचल का खास तौर पे सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि यहाँ पर कई बाहुबली भी है। बाहुबलियों का ये पूरा इलाका है, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अपने आप में किसी से कम नहीं माने जाते। भोकाल जिसे कह सकते हैं, तो ये पूरा इलाका वही है। चाहे आप किसी भी सीट पे चले जाइए, गाजीपुर चले जाइए, चंदौली चली जाइए आप, इसके अलावा रॉबर्ट्सगंज है आपका और गाजीपुर है, और कई सीटें ऐसी जहां पर इस बार तीसरी बार लोग चुन के आएंगे। चाहे खुद प्रधानमंत्री मोदी बनारस से तीसरी बार वह होंगे, सलेमपुर से 2 बार के सांसद रविंद्र कुशवाहा हैं, वो तीसरी बार हो सकते हैं। यानी ये सिर्फ प्रधानमंत्री की हैट्रिक का चुनाव नहीं है, बहुत सारे सांसदों की भी हैट्रिक का चुनाव है। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल तीसरी बार हैट्रिक लगा सकती हैं, और चंदौली से खासतौर से महेंद्रनाथ पांडे जो है वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो भी हैट्रिक लगा सकते हैं। तो ये पूरे समीकरण है, और खासतौर से देखें तो यहाँ पर 2019 में 2 सीटें थी, एक तो घोसी की थी और जहां से अतुल राय 2019 में जीते। इसके अलावा गाजीपुर, जहां से अफजाल अंसारी 2019 में जीते थे, और अफजाल अंसारी अगर हम बात करें गाजीपुर लोकसभा सीट की, तो 2019 की वहां पर अफजाल अंसारी ने सपा बसपा गठबंधन में, चूंकि वो बसपा की तरफ से प्रत्याशी थे, तो उन्हें 51% वोट मिले थे। लेकिन इस बार क्या है कि अफजाल अंसारी जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, और लगातार वहां पर अभी पिछले दिनों अखिलेश यादव ने रैली की है, और वहां पर पारसनाथ राय को जो है भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। अच्छा, पारसनाथ राय कौन है? वो कोई भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे, वो संघ के खाटी स्वयंसेवक हैं वहां पर, और उनका एक विद्यालय है जिसके वो प्रबंधक थे, उन्हें जानकारी भी नहीं थी। पार्टी ने उनका नाम अनाउंस कर दिया, वो उस वक्त अपने स्कूल में क्लास ले रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी की जो शैली मानी जाती है बिल्कुल चौंकाती है। सारे ऐसे फैसले बीजेपी ने जो चौंकाया है, बिल्कुल चौंकाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें बनारस की, तो बनारस में पहले जब 2014 की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी को 53% वोट मिलता है, और वो 2019 में बढ़ के जाता है 63। तो अब चैलेंज ये है कांग्रेस के अजय राय के सामने कि वो 63 तक कैसे पहुंचेंगे, या फिर उस 63 को कितना कम कर पाएंगे, अपना ग्राफ कितना बढ़ा पाएंगे। क्योंकि अगर हम बनारस मतलब मामला हार जीत का नहीं है, सिर्फ आप अपना सुधार कितना कर रहे हैं वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि अब तीसरी बार जो है वो मैदान में है, और लगातार 3 हार के बाद अगर आप फिर से मैदान में हैं, आप पर विश्वास जताया गया है, तो लोग कहीं ना कहीं ये भी आपको परखेंगे कि भाई जीत हार तो बात की बात है। जैसे
नेशनल लेवल पर एक नैरेटिव सेट है आप वो margin कि तो कम कर जीत पाए हार मेरे। जीत हार तो बात की बात है, लेकिन 400 से कितनी ज्यादा कितनी कम, ये नेशनल लेवल की बात है। और अगर एक सीट की बात करें तो वही कि आपने अपना सुधार कितना किया, अपना बिल्कुल। वोट बैंक कितना बढ़ा लिया। और उसके लिए तो खैर प्रियंका गांधी ने भी और डिम्पल यादव मिलकर लगातार वहां पर बहुत प्रचार यहाँ हुआ रोड शो है। किया गया। तो अभी ये और पिछले दिनों राहुल गांधी और अखिलेश यादव खुद उत्तर प्रदेश के दो शहजादे कह लीजिए। तो हाँ। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जो मैं कहता कि नैरेटिव जो है वो बहुत ही बढ़िया सेट किया है। लेकिन इन सबसे अगर हम बात करें तो मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि इस बार एनडीए की खास तौर पर पूर्वांचल में मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली है। गाजीपुर सीट एक ऐसी सीट है जहां पर मुख्तार अंसारी अभी उनकी भाई अफजल अंसारी जो है वो तमाम लोगों के बीच भी जा रहे हैं। उन्होंने भी एक नैरेटिव सेट कर दिया है कि हाँ, देखिए और साथ में हाँ क्या यहाँ पर कुछ ऐसा सेंसिटिव भी हम देख सकते हैं, कुछ ऐसा इमोशनल फैक्टर देख सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी सिंपथी बटोरने की कोशिश की गई और चुनाव में ये मुद्दा काफी भड़का कि आप किसके नाम पर सिंपथी मांग रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो फैक्टर इस चुनाव में इन सीटों पर कहीं ना कहीं अहम रोल प्ले करेगा, या फिर नहीं, आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा है? गाजीपुर की अगर बात करें तो गाजीपुर और खासतौर से घोसी, ये दो लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर मुख्तार अंसारी के मौत के बाद काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। ये अगर हम स्थानीय तौर पर देखें वहां पर कहीं ना कहीं, अच्छा घोसी में क्या है कि घोसी पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से अतुल राय जीते, इस बार जो है एनडीए की तरफ से उन्होंने अपनी सहयोगी पार्टी ओम प्रकाश राजभर को वहां पर वो सीट दी है। तो वहां पर ओम प्रकाश राजभर के जो बेटे हैं अरविंद राजभर, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अब अरविंद राजभर के सामने चुनौती ये होगी कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं राजीव राय, वो वहां पर चुनावी मैदान में। अच्छा राजीव राय के बारे, अच्छा वहां घोसी में मेन बात ये है कि अभी घोसी में एक उपचुनाव हुआ था जब दारा सिंह चौहान जो है वहां से सपा से जीते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी, फिर दोबारा चुनाव में उतरे, लेकिन वहां से घोसी से इसके बावजूद वो हार गए बीजेपी से और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत गया। तो इतना तो है कि वहां पर घोसी के समीकरण जो है वो विपक्ष मान के चल रहा है कि उनकी मजबूत स्थिति है। एक और बात जैसे आपने दारा सिंह चौहान का ही जिक्र किया, इसके अलावा अगर हम देखें ओम प्रकाश राजभर को ही देख लीजिए किस तरीके से उन्होंने पार्टी बदली। उनको लगा कि अब मुझे इस पार्टी में और मौका नहीं मिल सकता है, मुझे वो पद नहीं मिल सकता है, अगर जनता हो सकता है मुझे हाशिए पर रखे, तो उन्होंने पार्टी जो है वो बदल दी। पार्टी बदल के प्रत्याशी कैंडिडेट नेता अगर जाते हैं तो पब्लिक का जो वोट है क्या वो भी ट्रांसफर होता है? और एक और यहाँ पर बहुत दिलचस्प बात ये है, या सवाल कह लूं पब्लिक की तरफ से, कि क्या जब एक वोटर वोट करता है वो पार्टी को भी मद्देनजर रखता है, वो कैंडिडेट को भी देखता है, वो उसकी लोकल परफॉर्मेंस को भी देखता है, तो क्या ये दल बदल की जो राजनीति है, क्या इससे एक वोटर ठगा हुआ महसूस नहीं करता है? देखिए वोटर के इतर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में एक राजनीति होती है जाति की राजनीति, और ओम प्रकाश राजभर को जो राजभर वोटर्स हैं उनका एक नेता माना जाता है, और खासतौर पर राजभर वोटर्स में पकड़ है, वो जहां जाते हैं वो वोटर्स उस तरफ मूव करता है, इसलिए वो मजबूती के साथ कभी इस पक्ष में होते हैं तो कभी उस पक्ष में होते हैं। तो इसलिए इस बार अगर वो अरविंद राजभर अपने बेटे को एक टिकट दिया है उन्होंने और वहां पर वो एनडीए की तरफ गए जस्ट इस चुनाव के ठीक पहले, तो हो सकता है उनकी मजबूत स्थिति हो। लेकिन अगर हम दूसरी जातियों की बात करें और तमाम जो जातियां हैं उनको वो कितना रिझा पाते हैं, कितना उनको उन तक अपनी मैसेजिंग कर पाते हैं, क्योंकि आपकी जाति आपके पास है लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो आप पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई आप यहाँ से वहां से वहां। और चूंकि कई नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसे हैं जिनके हर 6 महीने साल भर में जो है स्टैंड जो है बदलता है, और ऐसे कई नेता हैं, लंबी लिस्ट है उसमें। तो अगर राजभर वोटरों की, चूंकि बहुत मुश्किल है, अगर आप बॉडी लैंग्वेज अभी पिछले दिनों का देखेंगे ओम प्रकाश राजभर का, काफी चेहरा भी पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ खुद घोसी में चुनाव प्रचार के लिए गए, वहां पर बॉडी लैंग्वेज बहुत हल्की नजर आई ओम प्रकाश राजभर की। तो मुश्किल कम नहीं है ओम प्रकाश राजभर के लिए। तो बीच में उनका कुछ बयान भी खूब वायरल हुआ था, उन्होंने कोई स्टेटमेंट भी दे दिया था जो लग रहा था कि नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन खैर ये तो आने वाला बयानबाजियां तो लगातार जो है वो नाराजगी का विषय बनी। अगर अन्य राज्यों की बात कर ले हम, बात पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश की छोड़ के, तो अन्य राज्यों में कहाँ इस वक्त ज्यादा सरगर्मी है 7वें फेज की वोटिंग को? देखिए बिहार में खासतौर पे जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं उनको जेल जाना पड़ेगा, उसको जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने बिहार स्मिता से जोड़ दिया सीधा सीधा, तो वो वोटरों को कितना इम्पैक्ट करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, और खासतौर पर उनके साथ जो नीतीश कुमार का गठबंधन है और चिराग पासवान भी है, वो फैक्टर
कितना असर करेगा और कितनी 40 सीटों में से कितना कन्वर्ट करेगा, मुझे लगता है ये आप ज्यादा बेहतर वो तो देखिए हम भी लगातार जब ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उसका भी एक बहुत शुक्रिया मोहित आपका। अलग ही जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है जब लोगों से बात होती है। लेकिन एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है कि देखिए इंडिया गठबंधन या फिर जिसको पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी कहते हैं कि इंडिया गठबंधन है, उसका भी एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा, लोगों के बीच जाएगा। क्योंकि 10 साल में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जहां पर लोगों को बहुत खुशी भी मिली है कि नहीं, ये हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने वो कर भी दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नाराज भी हैं। हालांकि देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है, क्योंकि सबका अपना अपना एक अपनी अपनी एक विचारधारा है, अपनी अपनी उनकी एक आइडियोलॉजी है, उनका एक उनको एक सोचने का अधिकार जो है वो दिया गया। हालांकि देखते हैं क्या होता है आने वाले वक्त में। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तो ये तमाम उन सीटों पर हमने चर्चा की, उन राज्यों की बात की जहां पर 7वें फेज की वोटिंग जो है वो होने वाली है। इसके इतर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में भी जो है वो वोटिंग होगी। तो आपसे अपील यही है कि अपने घरों से निकलिए और अपना मन बनाइए, वोट करिए, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है और बड़े संघर्ष के बाद देश को ये अधिकार मिला है। तो हर निजी स्तर पर आप जो सोच रहे हैं वो आपको सोच आपके विकास को लेकर अफेक्ट कर रही है, किसी नेता को लेकर आपकी कोई राय है, अपने आप निजी उस गृह क्षेत्र को देख रहे हैं, या फिर आप देश व्यापी जो राजनीति चल रही है उस स्तर पर सोचते हैं, जो भी आपकी सोच है उसको एक बार फिर से एकाग्र कीजिए और अपने नेता को समझिए, अपने स्थान के मुद्दों को समझिए और वोटिंग के लिए जरूर निकलिए, क्योंकि 7वें फेज की वोटिंग इस 2024 लोकसभा चुनाव की आखिरी वोटिंग और आखिरी मौका आपके पास अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करने का, क्योंकि 5 साल तक फिर आप नहीं बोल पाएंगे कि ये किसकी सरकार बन गई, कौन चुना गया। तो अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा तो इसे शेयर भी कीजिए, और तब तक के लिए बाय, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। थैंक यू।